Hello everyone, I welcome you back to our channel Path to Pinnacle। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने v/i ml/n² टाउ ये वाला डेरिवेशन हम लोगों ने प्रूव किया था और हम अब इसके आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या बोला, बेसिकली ये क्या होता है, दिस इज आर क्या होता है, रेजिस्टेंस। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो, what does it means? Resistance basically opposition to the flow of current, है ना। करंट फ्लो कर रहा है और उसके रास्ते में रुकावटें पैदा हो रही है, उसी को हम लोगों ने आर का नाम बोल दिया। तो आज हम बात कर रहे हैं सेकेंड वीडियो ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो देखा होगा, उसको समझा होगा और वहां से हम लोगों ने बात करी कि R की वैल्यू होती है ml/ne² टाउ A। आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। नाउ व्हाट इज L? L इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। What is N? Charge density. And what is tau? Relaxation time. चलिए, तो ये चार की अगर मैं बात करूं डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने देखो क्या बोला कि लेट अस सपोज अगर मैं मान लेता हूं कि दिस इज अ कंडक्टर, ठीक है ना। मैंने एक कंडक्टर लिया जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है मेरे पास, लेंथ है मेरे पास, सब कुछ है मेरे पास। तो जब तक ये कंडक्टर रहेगा, नीदर इट्स लेंथ गोना बी चेंज नॉर इट्स एरिया गोना बी चेंज, ठीक है ना। और इसको अगर मैं थोड़ा आपको टू डायमेंशनल व्यू दिखा दूं तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बन जाएगा इसका, ठीक है, ये इसकी लेंथ बन जाएगी। और जब तक ये पर्टिकुलर कंडक्टर रहेगा तब तक इसका नीदर लेंथ गोना बी चेंज नॉर एरिया, तो दोनों कांस्टेंट, ठीक है। जब तक सेम कंडक्टर रहेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी चेंज नहीं होंगे। तो अगर हम बात करें तो ये तो एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी है, जब तक सेम कंडक्टर रहेगा तब तक ये प्रॉपर्टी चेंज नहीं होने वाली। नाउ व्हाट इज N एंड टाउ? दिस इज रिलैक्सेशन टाइम एंड N इज योर चार्ज डेंसिटी, है ना बेटा। तो ये चार्ज डेंसिटी क्या होती है भाई, हर कंडक्टर की अपनी अपनी होती है। आयरन की अलग है, कॉपर की अलग है, एल्यूमिनियम की अलग है, सिल्वर की अलग है, सबकी। तो जब तक मेरे पास आयरन या कॉपर का मटेरियल रहेगा तो आयरन की चार्ज डेंसिटी मान लो N1, इसकी मान लो N2। आयरन रहेगा तब तक N1 ही रहेगी, कॉपर रहेगा जब तक N2 रहेगी। यानी बेसिकली इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो जब तक सेम मटेरियल रहेगा N विल नॉट गोइंग टू बी चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टाउ भी मटेरियल की प्रॉपर्टी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो बेसिकली ये क्या है बेटा, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर चेंज होते ही ये दोनों चीजों में वेरिएशन आ जाएगा। तो अपन लोगों को अभी तक ये ध्यान रखना है कि कांस्टेंट टेम्परेचर, ओम्स लॉ भी यही बोलता था ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो बेसिकली वो यही चीज है, कांस्टेंट टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कल देखा था कि V/I का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला, V/I दिस इज इक्वल टू ml/n² टाउ। ये चीज कांस्टेंट रहनी चाहिए, तो उसके लिए हमको कांस्टेंट टेम्परेचर रखना पड़ेगा, नहीं तो ये N और टाउ चेंज हो जाएंगे। N और टाउ चेंज होते ही हमारा V/I का रेशियो चेंज हो जाएगा। और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये वैलिड हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब समझ में आया हम लोगों को कि ओम्स लॉ में वो कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों बोला जाता था। दिस इज द ओनली रीजन। चलिए, तो हमने बोला कि बेसिकली R में कौन कौन है, मटेरियल की प्रॉपर्टी भी आ रही है, और L और A क्या है, डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर, डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। यानी अगर हम बात करें तो आर दो चीजों पे डिपेंड किया है अभी तक।
किस किस पे? डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर, डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी इन दो प्रॉपर्टीज पे आर डिपेंड करता है। फिर अगर हम बात करें, एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं बेटे। मानो कि मुझे यहां से अपने घर से अपने इंस्टीट्यूट तक जाने के लिए आई हैव टू ऑप्ट एनी पाथ, है ना। मान लो दिस इज माय घर एंड दिस इज माय इंस्टीट्यूट, तो देयर आर टू पॉसिबल वेज। पाथ ए एंड पाथ बी। अब मान लो जो ये ए है, एक तो बहुत कंजस्टेड है, बहुत भीड़ वाला, दूसरा बेड़ा भी है, यानी नैरो भी है और कंजस्टेड भी है। मैं अगर यहां से यहां पर जाऊं तो क्या मुझे घर से इंस्टीट्यूट ये जाने नहीं देगा? जाने तो देगा सर, हो सकता है टाइम ज्यादा लग जाए, क्योंकि एक तो मैं स्पीड में नहीं चलूंगा, कभी भी स्पीड में चलूंगा जैसे कि बताया गया, एक बहुत नैरो है, सेकेंडली बहुत कंजेशन बहुत ज्यादा है, तो मुझे बार बार आई हैव टू अप्लाई ब्रेक लगाऊंगा तो इट विल टेक सम टाइम, है ना, लेकिन पहुंचने देगा, मना नहीं करेगा, रोक नहीं लेगा मुझे। हो सकता है 15 मिनट की जगह आधा घंटा लग जाए। ये थोड़ा वाइड भी है और लेस कंजेशन है। एकदम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला और मैं विदिन 5 मिनट्स में अपने इंस्टीट्यूट पहुंच गया। तो दोनों ही बेसिकली है तो कंडक्टिंग तो करा रही है, मुझे इलेक्ट्रॉन मान लो तो इलेक्ट्रॉन को अलाउ तो करा रही है, लेकिन एक में कुछ टाइम लग रहा है, एक फ्री फ्लो दे रहा है। फिर हमने क्या किया, मान लो इसकी लेंथ को और बढ़ा, मैंने इंस्टीट्यूट ए की ना जगह बी पे ले लिया, सी पॉइंट पे ले लिया, तो अभी भी रास्ता वही देखिए, लेकिन लेंथ बढ़ गई। लेंथ बढ़ने से क्या, जो मुझे पहले आधे घंटे तक पहुंच जाता था मुझे 1 घंटा लगने लगा, यानी टाइम ज्यादा लगने लगा। भैया मैंने दूर ले लिया, तो बेसिकली लेंथ बढ़ाने से मुझे और ज्यादा भीड़ मिलने लगी, है ना। भीड़ मिलने लगी तो क्या हुआ, मुझे बहुत ज्यादा अपोजिशन मिलने लगा। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। फिर इलेक्शंस हुए, हम लोगों के यहाँ पे सरकारें बनी, हम लोगों ने उनको रिक्वेस्ट करी कि सर ये बहुत ज्यादा यूजुअली ये लोग फॉलो करते हैं। उन्होंने क्या किया, इस रोड को ऐसे करके बहुत वाइड कर दिया, लेंथ अभी भी वही है, लेकिन जो इतना सता अब इतना बड़ा कर दिया। अब क्या हुआ, लोग उतनी ही भीड़, लेकिन अब चलने के लिए बहुत ज्यादा रास्ता मिलने लगा। तो जो 1 घंटा लग रहा था अब वही 1 घंटा 15 मिनट में कन्वर्ट हो गया। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। दोनों को कंबाइन करूं तो व्हाट विल गेट, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by A एंड R इज इक्वल टू अ कांस्टेंट रो। नाउ दिस इज नोन एज योर रेजिस्टिविटी। अगर हम बात करें, अभी अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि R की जो वैल्यू होती है वो ml by n स्क्वायर टाउ होती है। देखो दोनों फॉर्मूले में L by A L by A, लेकिन ये वाली टर्म क्या हुई, m by n e स्क्वायर टाउ, दिस इज योर रो। बेटे दोनों केसेस में देखो m और e कांस्टेंट, तो बेसिकली n और टाउ की प्रॉपर्टी है, और n और टाउ किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल, है ना, अभी अभी देखा था। तो रो इज द बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, यानी जब तक मटेरियल चेंज नहीं होगा रो विल रिमेन कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो मटेरियल चेंज नहीं होगा तो रो सेम रहेगा, यानी रेजिस्टिविटी रिमेन सेम। अब सोचो मेरे पास 2 कंडक्टर है, दोनों ही आयरन के, तो क्या चीज सेम, सर रेजिस्टिविटी सेम। एक की लेंथ है L, एक की लेंथ है L by 2, तो कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हो गई, डायमेंशंस अलग अलग हो गए, तो दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग हो गया। तो बेसिकली रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एज वेल एज डायमेंशन, एंड रेजिस्टिविटी इज द ओनली प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। जब तक मटेरियल सेम है ना सर, चाहे एक आयरन रोड ले लो आप, और चाहे उसी आयरन रोड के आप 1,00,000 टुकड़े कर दो, एक ही फैक्टर चेंज नहीं होने वाला, डेट इज रेजिस्टिविटी।
बाकी रेजिस्टेंस विल केप्ट ऑन चेंजिंग, जैसे जैसे डायमेंशन चेंज कर दोगे रेजिस्टेंस चेंज। चलिए अब हम लोगों ने ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करना है, यानी हमें किताबों में हमें हर जगह क्या मिलेगी, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी को किसी भी मटेरियल की मुझे कुछ भी रेजिस्टेंस चाहिए तो मुझे L और A लेंथ ऑफ द कंडक्टर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम का प्रोडक्ट L बाई A का प्रोडक्ट रेजिस्टिविटी के साथ कर दूंगा, R मिल जाएगा मुझे। चलिए तो अब हम बात करें कि ये क्या होता है, क्या रेजिस्टेंस इन्हीं दो की प्रॉपर्टी होती है। तो हमने उन लोगों ने बोला रेजिस्टेंस एक चीज पे और डिपेंड करता है एंड दैट इज योर फ्लो ऑफ करंट। किस पे डिपेंड करता है, फ्लो ऑफ करंट पे भी डिपेंड करता है। देखिए मान लो कि मेरे पास ये क्यूब है, आयरन से बनी हुई है, या ये एक कंडक्टर मान लेते हैं, लेंथ L, इसकी हाइट H और इसकी चौड़ाई B। तो मटेरियल सेम, कंडक्टिविटी सेम, आधा आधा भी कर दूंगा तो भी रेजिस्टिविटी सेम। अब बात करें कि बेसिकली इसमें करंट कितना, करंट किधर फ्लो कर रहा है और करंट किधर फ्लो कर रहा है तो उसका R कितना है। तो क्या R सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली बेटा जो ये L होता है ना, ये L लेंथ ऑफ द कंडक्टर रहती है अलोंग द फ्लो ऑफ करंट, अलोंग द फ्लो ऑफ करंट। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर एरिया टू द फ्लो ऑफ करंट। देखो अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो दिस एरिया इज परपेंडिकुलर ना, कितना हो जाएगा, H हाइट B ब्रेथ, तो एरिया तो लिखेंगे हम B इंटू H। अब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो लेंथ, ये वाली लेंथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो इस वाले मटेरियल का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, रो इंटू L डिवाइडेड बाई B इंटू H। अब करंट हमने नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो कराया, नीचे से ऊपर, यानी ये हाइट है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट का फॉर्मूला दूसरे केस में क्या हुआ, रो सेम, L की जगह अब क्या आ जाएगा H, और नॉर्मल एरिया ये आ गया ना B इंटू L, तो L इंटू B। तो देखिए सेम मटेरियल का रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता है जैसे जैसे आप करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हो। यानी रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन थ्री प्रॉपर्टी, मटेरियल, कॉन्फिगरेशन या यू कैन से डायमेंशन, थर्ड फ्लो ऑफ करंट। लेट अस सपोज दिस इज अ क्यूब, ठीक है ना, और इसकी रेजिस्टिविटी रो, ये लेंथ मान लेते हैं A, ये लेंथ मान लेते हैं B, ये लेंथ मान लेते हैं C। मैं बोलूंगी करंट ऐसे फ्लो कर रहा है I1 बोल देते हैं भी, तो R1 बोलो कितना हो जाएगा, R1 सर रो, करंट ऐसे तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर ये आ जाएगी A, और इसका परपेंडिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये, हाउ मच सर, ये हाइट तो है B, ये वाली है C, तो BC। अब हम लोग ऐसे बोल रहे हैं कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, चलिए सर, तो अब इसको मान लेते 2, तो R2 कितना हो जाएगा बेटे, R2 दिस इज इक्वल्स टू लेंथ यानी B, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हुआ, ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर, हाउ मच, A इंटू C, AC। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है जैसे जैसे आप करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हो। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा ओम्स लॉ। तो रियलिटी में अगर हम बात करें ओम्स लॉ से पहले एक वर्ड पढ़ते हैं हम लोग, दैट इज नोन एज योर करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है वो भी बता देते हैं आपको, कि मान लो एक आपके पास कंडक्टर है, ठीक है ना, वैसे तो इसका बेसिक यूज हम लोगों के मैग्नेटिज्म में आता है। जब हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे वहाँ पे करंट डेंसिटी के कारण हम लोग एक एम्पियर सर्किट है वो भी पढ़ते हैं जहाँ पे इसका यूज आता है। बट अभी समझ लेते हैं हम लोग क्या है, हमारी टर्म में है, हमारी बुक में है। मान लो दिस इज आई,
तो करंट डेंसिटी क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये मान लेते हैं. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय J एंड डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया. करंट पर यूनिट एरिया, एरिया ये रहा, ठीक है ना. करंट ऐसे एरिया, नॉर्मल एरिया. तो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो करंट डेंसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. तो बेसिकली अगर हम बात करें तो J क्या हुआ, I बाय A, और इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड करूं 1 है, ठीक है. अब सोचो अगर मेरे पास एरिया ऐसे ना, देखिए ये वाला एरिया गिवन है, ये है मान लो A डैश, ये है A करंट एरिया, तो ये थीटा, तो A डैश का एक कंपोनेंट चला जाएगा इधर, कितना, A डैश कॉस ऑफ थीटा. तो जो एरिया लेके चलेंगे ना वो करंट के नॉर्मल होना चाहिए भाई, वो वाला एरिया हम कंसीडर करेंगे. तो करंट डेंसिटी में क्या हो जाएगा, J डैश दिस इज इक्वल टू I बाय A डैश कॉस ऑफ थीटा. तो I क्या हुआ यहाँ से, J डॉट A वेक्टर. बस कि कहीं पर भी अगर हमें J दिखाई दिया तो हम लोग उसको I बाय A लिख सकते हैं, और एरिया कौन सा होगा, परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट. अब करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो along the direction of current ही इसकी डायरेक्शन रहने वाली है. बस सिंपल, इतना फंडा. अब ओम्स लॉ क्या कहता है, रियलिटी तो बताऊं, ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR तो बाद में हम लोगों ने मॉडिफाइड किया गया था, लेकिन जो रियलिटी थी वो ये थी, करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड. करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड. फिर J को हटाया गया, a constant is it's known as sigma into E. Now what is sigma? Sigma is basically conductivity. और ये बिल्कुल उल्टा होता है रेजिस्टिविटी का. देखो, रेजिस्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी. तो अगर मैं यहाँ पे सिग्मा की जगह रो डाल दूं तो व्हाट विल गेट, 1 बाय रो इंटू E. तो E की वैल्यू क्या बनी बेटा, रो G. E की वैल्यू क्या देखी हम लोगों ने, V बाय L. अभी देखिए E इक्वल्स टू V बाय L. रो I की वैल्यू I बाय A. तो V बाय I अगेन क्या बना, रो L बाय V बाय I R, रो L बाय A. तो ये कभी कभार पूछ लेते हैं कि राइट डाउन द कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. तो आप लोगों को पता है E रो G होता है. E क्या होता है आपके पास, करंट इलेक्ट्रिसिटी. रो क्या होता है आपके पास, रेजिस्टिविटी. और J क्या आपके पास होता है, करंट डेंसिटी. फिर हम लोगों ने इसको, क्योंकि ये हर पॉइंट पे एप्लीकेबल नहीं थी, तो हमें उसके हर पॉइंट के लिए हम लोगों ने ये वाली स्केलर फॉर्म निकाली. उसकी स्केलर फॉर्म V इक्वल्स टू IR या V बाय L, दिस इज इक्वल्स टू रो I बाय A. तो अगेन वही ओम्स लॉ के अलग अलग वर्जन है. अगर हम बात करें कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये सब चीजें क्या रहती है, कांस्टेंट, तो वहां से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. तो अगर हम बात करें V और I का, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, है ना. अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप क्या आएगा, तो स्लोप हमें पता है टेंजेंट थीटा देता है, और टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा बेटा, V बाय I, एंड दिस इज योर R. यानी अगर मेरे पास अलग अलग मटेरियल है ABC, और हमसे बोला गया बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो V और I के ग्राफ में जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. I और V का ग्राफ प्लॉट कर दूं मैं अगर, तो I और V का स्लोप अलग हो जाएगा बेटा. I और V के केस में क्या बनेगा, ये I बाय V का स्लोप देगा 1 बाय R. यानी अब जिसका स्लोप कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा. आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आई होगी. बेसिक इंट्रोडक्शन था ओम्स लॉ का. अब हम लोग इस पे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को लेके बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं. और अभी थोड़ा और बता दूं मैं आपको कि अगर हम बात करें कि इफ आई हैव टू मटेरियल्स, है ना, देखो मेरे पास ये कंडक्टर है, मान लो इसकी लेंथ है L.
रेजिस्टिविटी है रो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, तो रेजिस्टेंस कितना बना बेटा रो एल बाई ए। मैंने इसके दो टुकड़े कर दिए, लेंथ एल बाई 2 कर दी, नो चेंज इन एरिया। अब बोलो इसका अकेले का रेजिस्टेंस R1 हाउ मच, रो एल बाई 2a, R2 रो एल बाई 2a, यानी टोटल रेजिस्टेंस R था ना, तो R को मैं R1 प्लस R2 भी लिख सकता हूं। ठीक है डन। चलिए फिर वो ये कह रहा है कि मैंने एक और कंडक्टर लेके आया, सेम लेंथ सेम मटेरियल सेम एरिया। ये एक मटेरियल था जिसकी लेंथ एल थी, और वो कह रहा है कि मैंने इसके संग ही दूसरे मटेरियल को कंबाइन कर दिया, सेम मटेरियल बेटे, रेजिस्टिविटी रो एरिया ए। कह रहा है कैलकुलेट दी टोटल रेजिस्टेंस, तो कितना हुआ R इक्वल टू रो, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो 12 बाई ए। यानी हम लोगों ने व्हाट विल रियलाइज कि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है डबल ट्रिपल 4 टाइम जैसे जैसे हम एल ऑफ द कंडक्टर को बढ़ाएंगे। लेकिन कई बार हमसे पूछा जाता है, जो इस साल सीबीएसई में पूछा भी गया है, कि हमारे पास एक कंडक्टर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, लेंथ एल, रेजिस्टिविटी रो, तो रेजिस्टेंस कितना बना बेटे रो एल बाई ए। और कह रहे मैंने ना इसको खींच के उसमें मैंने लगाया था दूसरा कंडक्टर, इसको कह रहा है कि मैंने स्ट्रेच किया डबल, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, कुछ भी, तो कह रहा मैंने इसको डबल किया, तो जैसे इसको खींचेंगे व्हाट विल रियलाइज्ड, लेंथ विल केप्ट ऑन चेंजिंग, एरिया भी चेंज हो जाएगा, तो खींचने से लेंथ बढ़ जाएगी, एरिया कम हो जाएगा। तो हमें नहीं पता अभी कि इसका कितना एरिया हुआ, कितनी लेंथ हुई, तो हम उसको मान लेते एल डैश ए डैश, लेकिन इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो जो नया रेजिस्टेंस बना वो हाउ मच, रो एल डैश बाय ए डैश। अब अगर मुझे एल डैश और ए डैश की वैल्यू पता लग गई तो वी कैन इजीली कैलकुलेट आर डैश। अब इन दोनों मटेरियल में एक चीज कांस्टेंट है बेटा, पहले ये था ए एल, अब ये है ए डैश एल डैश। तो किसी भी मटेरियल को आप खींच के किसी भी शेप में कर दो, इन दोनों की वॉल्यूम अभी भी सेम रहेगी। अगर वॉल्यूम सेम रहेगी तो क्या लिख सकता हूं, इसकी वॉल्यूम ए इंटू एल, इसकी वॉल्यूम ए डैश एल डैश, तो दोनों सेम रहेगी तो वॉल्यूम विल रिमेन सेम। अगर वॉल्यूम सेम रहेगी तो व्हाट विल गेट, ए एल मस्ट बी इक्वल्स टू ए डैश एल डैश। क्या बोला है कि इसको स्ट्रेच किया ट्वाइस ऑफ इनिशियल लेंथ, तो एल डैश की वैल्यू अपन लोगों को पता है 2l, तो ए एल दिस इज इक्वल्स टू ए डैश इनटू 2l, एल एल विल कैंसिल आउट, तो व्हाट विल गेट ए डैश दिस इज कम्स आउट टू बी ए बाय 2, यानी लेंथ बढ़ गया है तो एरिया कम हो गया है, वैसे वर्सा। पुट दी वैल्यू, तो न्यू आर डैश कितना हुआ बेटा, रो 2l बाय ए बाय 2, तो आर डैश हाउ मच, 4 टाइम्स ऑफ रो एल बाय 2, रो एल बाय ए। क्या रो एल बाय ए तो वही पुराने वाला रेजिस्टेंस है, यस, तो क्या मैं इसको 4 टाइम्स ऑफ आर बोल सकता हूँ, जी हाँ। क्वेश्चन को देखना एक बार, दोनों क्वेश्चन को देखो। इसमें क्या किया था हम लोगों ने, सेम लेंथ का कंडक्टर एड ऑन किया था, ज्वाइन कर दिया था। इसमें क्या किया, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, खींच के मैंने डबल कर दिया। इसमें रेजिस्टेंस कितना आया था, डबल हुआ था, इसमें 4 टाइम्स हो गया। स्ट्रेच कितना किया, ट्वाइस, तो रेजिस्टेंस कितना बढ़ा, 4 टाइम्स यानी 2 का स्क्वायर, थ्राइस करता तो 3 का स्क्वायर यानी 9 टाइम्स। तो अब की बारी जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन ये था कि ये कंडक्टर है हमारे पास, उसका रेजिस्टेंस लेट्स से आर है, मैंने उसको थ्राइस स्ट्रेच किया, ठीक है, 9 टाइम्स रेजिस्टेंस हो गया। मैंने उसके 4 टुकड़े कर दिए, 3 कर दो, 4 कर दो, 5 कर दो, एंड कर दो, हमें क्या मतलब उससे, 4 टुकड़े कर दिए, चारों को पैरेलल में लगा दिया और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। कैलकुलेट द करंट एंड पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। तो बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है, बट अभी हमें यहाँ से ये समझना है कि अगर हम किसी भी कंडक्टर को स्ट्रेच करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाता है। बट दिस इज द सिंपलेस्ट वर्जन। आई होप ये सब चीजें समझ में आई होगी। सेकेंडली, अब अगर हम बात करें बेटे कि हमारे पास अलग अलग मटेरियल होते हैं, हमारे पास कंडक्टर्स भी होते हैं,
हमारे पास सेमीकंडक्टर्स भी होते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स भी होती है। तो वो कहता है कि इन केसेस में आर का फॉर्मूला क्या बना था हमारे पास, ml/ne² टाउ a, जिसमें से mLEA कांस्टेंट थे। तो बेसिकली रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n टाउ। n क्या है, फ्री चार्ज कैरियर्स, नंबर चार्ज डेंसिटी, टाउ क्या, रिलैक्सेशन टाइम। चलिए, तो हम लोग अगर कंडक्टर्स के बारे में बात करें तो वो कह रहा है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बेटे रेजिस्टेंस देखना, M पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, L पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, A पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, E पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो दो ही चीजें बची, N और टाउ। N क्या, नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी कंडक्टर्स के केस में इनिशियली बहुत हाई है, 10⁻28, और टाउ कम होता है। तो कंडक्टर के केस में N तो इनिशियली बहुत बड़े है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से अगर ये वाली वैल्यू बढ़ भी जाती है तो N में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, नो चेंज। लेकिन टाउ विल गेट रिड्यूस्ड, तो रेजिस्टेंस विल गेट इंक्रीज्ड। यानी मैं यहां से लिख सकता हूं टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। इन केस ऑफ कंडक्टर टेम्परेचर या रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आइए, सेमीकंडक्टर जिसमें कुछ फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं, कुछ फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होते हैं, कोवेलेंस बॉन्ड ब्रेकडाउन। कोवेलेंस बॉन्ड ब्रेकडाउन होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं, बहुत लार्ज अमाउंट में। तो इसमें क्या होगा बेटा, तो N और टाउ में किसका इंपैक्ट ज्यादा आएगा, N का, क्योंकि N एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। कंडक्टर के केस में N तो पहले ही बहुत बड़े थे यार, उसमें टाउ का ज्यादा फर्क पड़ा था। इसमें N एक्सपोनेंशियली केप्ट ऑन इंक्रीजिंग, टाउ का ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, तो रेजिस्टेंस विल गेट डाउन। यानी कंडक्टर सेमीकंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली आयंस मूव करते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स में हम लोगों ने इनिशियली पढ़ा है विस्कोसिटी। वेरी गुड। विस्कोसिटी होने से क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन्स को चलने में दिक्कतें आती है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएगा विस्कोसिटी कम, यानी वो विस्कस लिक्विड, जो लिक्विड था वो थिन हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देंगे। विस्कोसिटी डाउन हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करेंगे तो R कम हो जाएगा। टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स में। तो आई होप ये सब पैटर्न आपको समझ में आया होगा कि किस किस केस में क्या क्या चीज होती है। सिमिलरली इंसुलेटर में भी ऐसा ही होता है, टेम्परेचर को बढ़ाने से N का इफेक्ट ही पड़ता है इंसुलेटर में भी। चलिए, तो अब हम लोगों ने देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर में रेजिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट कर देता है, सेमीकंडक्टर में कम हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स में भी कम हो जाता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट सेकेंड। तो आई होप ये वाला समझ में आया होगा बेटे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्मल एक्सपेंशन या थर्मल कोएफिशिएंट के बारे में बात करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के बारे में बात करेंगे, कैसे हम रेजिस्टेंसेस को कॉम्बिनेशन को सोल्व करते हैं, फिर उस पे बाद में हम मेथड ऑफ सिमेट्री देखेंगे, और फिर व्हीटस्टोन ब्रिज को सोल्व करने के ट्रिक्स, नोडल एनालिसिस और आपका केसीएल एंड केवीएल। तो धीरे धीरे हम सभी पैटर्न को, सभी प्रोसेसेस को लेते चलेंगे। तो टिल देन, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।